गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स क्लास 7। आज आप लोगों का चैप्टर थर्ड है। चैप्टर थर्ड में मेनली राजपूत पीरियड पढ़ना है। इसमें पढ़ना है कि राजपूत कैसे आते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं और कैसे अपने एम्पायर को एक्सपेंड करते हैं, इनका क्रिएशन कैसे होता है, इनका नाम राजपूत कैसे पड़ता है और वे कैसे डिफीटेड होते हैं। तो ये आपका इसी में होगा। फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक में इसी में पढ़िएगा कि यहाँ पे मुस्लिम एम्पायर कैसे इस्टेब्लिश्ड होते हैं और राजपूत एम्पायर कैसे डिस्क्लाइन होते हैं या डिस्टोरेड होते हैं। यही मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पहले राजपूत आते कहाँ से हैं। तो जानिएगा कि पहले हम लोग के यहाँ पे कास्ट सिस्टम था और कास्ट सिस्टम जो जैसा काम करते थे उसी के अकॉर्डिंग कास्ट सिस्टम डिवीज़न किया गया था। जैसे पहले होता क्या था कि एक ही फैमिली में बहुत सारे कास्ट होते थे। अगर मान लीजिए कि अगर हम सोल्जर की सेवा दे रहे हैं तो हम क्षत्रिय कहलाते थे। अगर मेरे फादर किसी ब्लैक स्मिथ का वर्क कर रहे हैं तो वे लोहा का काम कर रहे हैं तो वह ब्लैक स्मिथ कहलाते थे। अगर मेरा ब्रदर अगर किसी टेम्पल में प्रीस्ट है तो वह क्या होता था, वो पुजारी होता था। तो पहले क्या होता था कि पहले कास्ट चेंज हो जाता था, जो जैसा काम करता था उसी के अकॉर्डिंग उसका कास्ट डिफाइन किया जाता था। तो चलिए आगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे द अर्ली मेडिवल पीरियड। आप जानते होंगे कि हिस्ट्री के 3 पीरियड्स डिवाइड किया गया है। पहला एंशिएंट पीरियड, बीच में मेडिवल पीरियड, उसके बाद मॉडर्न पीरियड। तो इसमें मेनली पढ़ना है कि अर्ली मेडिवल पीरियड तो कब से कब तक पूरे को पढ़ेंगे इस वीडियो में, 8 to 12 सेंचुरी। तो याद रखिएगा कि अर्ली मेडिवल पीरियड जो स्टार्टेड हुआ वह 8 to 12 सेंचुरी स्टार्टेड हुआ। इसमें पढ़ना है राजपूत के बारे में। देखिए राजपूत का किस वर्ड से बना है, तो राजपूत से बना है। यह एक संस्कृत वर्ड है। तो आप याद रख सकते हैं कि राजपूत जो बना है तो वह राजपुत्र से बना है। यह एक संस्कृत वर्ड है। जैसे उस रीजन में जो किंग होते थे उनका जो सन होता था उन्हीं को राजपूत कहा जाता था। इसका मीनिंग होता है किंग ऑफ सन ऑफ किंग। इसका मीनिंग क्या होता है कि सन ऑफ किंग, यानी जो राजा का बेटा होते थे वही राजपूत कहलाते थे। ऐसे सन ऑफ किंग कहें। देखिए वे आए कहाँ से थे, राइट, सेंट्रल एशिया कहा जाता है। वे सेंट्रल एशिया से आए थे। कहा जाता है ईरान, इराक साइड का जो एरिया था वहीं से वे आए थे। और सबसे पहले जो सेटल्ड हुए थे वे पंजाब के रीजन में और अफगानिस्तान के रीजन में। इनको इंडो आर्यन कहा जाता था। तो याद रखिएगा कि वे प्रॉपर इंडियन नेटिव नहीं थे। अब इन्हीं को हम लोग नॉन एज क्षत्रिय, इनको अदर नेम में क्षत्रिय कहा जाता था क्योंकि अधिकतर वे वॉरियर का काम करते थे, यानी अधिकतर वे सोल्जर में क्या करते थे, अपनी सेवा देते थे। अब कहा जाता है इसमें 3 इम्पॉर्टेंट राजपूत के बारे में पढ़ना है जो काफ़ी फेमस होते हैं। तो जैसे देखिए कोई कास्ट होता है, फिर कास्ट के अंदर कास्ट होता है जो कौन सुपीरियर होता है। तो जानिएगा कि कास्ट सिस्टम में राजपूत और सबसे सुपीरियर ब्राह्मण्स को माना जाता है, उसके बाद राजपूत आता है। तो राजपूत में भी फिर कास्ट होता है। तो देखिए राजपूत में जो सबसे उच्च क्वालिटी का जो राजपूत होता है उसको सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी का मीनिंग होता है सन फैमिली। वे किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सन फैमिली। तो जो सन फैमिली से बिलोंग करते थे उनको सूर्यवंशी कहा जाता था। वे अपने आप को सन के वंशज मानते थे। उसके बाद चंद्रवंशी, वे किससे रिलेटेड थे, तो चंद्रवंशी अपने आप को लूनर फैमिली से बताते थे कि हम लोग जो है ना वे लूनर फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अग्निवंशी का मानना था कि हम लोगों का क्रिएशन जो हुआ है ना वह फायर फैमिली से हुआ है। वह किस फैमिली से हुआ है, फायर। एक ऐसे स्टोरी मानना है, कहा जाता है कि एक परशुराम थे गॉड, उनके द्वारा ना अर्थ पर से पूरे राजपूत को मार दिया गया था। तो कुछ ब्राह्मण मिलकर और एक प्लेटू पे जाकर और क्या करते हैं, डिवोटी करते हैं लॉर्ड को। उसके बाद क्या होता है कि अग्नि से 4 राजपूत या 3 राजपूत वंशज क्या होते हैं, जन्म लेते हैं, जो यही तीनों नाम दिया गया। कहीं कहीं इसका अलग अलग भी स्टोरी है। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि तोमर ये भी एक राजपूत है जो छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। और छोटे छोटे भी राजपूत हैं जो अदर रीजन में क्या करते थे, रूल करते थे।
तो देखिए तोमर राजपूत है, वे कब से कब तक रूल किए, तो 8th सेंचुरी में। फाउंडेड सिटी, इनके द्वारा दहलिका, दिल्ली का एंशिएंट नाम दहलिका था, और यही दिल्ली सिटी के जो फाउंड किए थे वह तोमर डायनेस्टी किए थे। यह एक राजपूत डायनेस्टी था। इनका रीजन क्या था, तो दिल्ली और हरियाणा। इस तरह से याद रख सकते हैं कि वे रूल कहाँ पे करते थे, तो दिल्ली एंड हरियाणा में। वे डिफेटेड बाय चौहान, चौहान रूलर से वे डिफेटेड होते हैं और हारने के बाद क्या करते हैं, अपनी डॉटर की शादी चौहान पृथ्वीराज वंश से कर देते हैं। अब आते हैं, ध्यान से देखिएगा कि परमार्स में कौन आता है, इनका रूलिंग एरिया क्या था, तो राजस्थान एंड गुजरात। तो याद रख सकते हैं कि परमार्स भी राजपूत है और इनका रूलिंग एरिया राजस्थान और गुजरात था। इनका कैपिटल क्या था, तो कन्नौज था, और इसमें जो सबसे फेमस किंग हुए उनका नाम किंग भोज था। आप पढ़े होंगे कि राजा भोज की स्टोरी बहुत फेमस है, जो आप लोग को हिंदी मैगजीन में मिलेगा, आपको हिंदी बुक्स में मिलेगा, राजा भोज की कहानी। अब आते हैं चौहान्स का जो फेमस रीजन था वह क्या था, दिल्ली, ठीक है, और याद रखिएगा अजमेर। तो अब सोचिएगा कि एक ही रीजन में दो शासक कैसे हो सकता है, यानी 2 रीजन में एक ही शासक कैसे हो सकता है, या एक ही किंग कैसे हो सकता है। तो देखिएगा, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो चौहान पृथ्वीराज II जो थे ना, वह तोमर डायनेस्टी का जो रूलिंग एरिया था वह दिल्ली था, और तोमर डायनेस्टी के पास कोई सन नहीं था, उनके पास सिर्फ डॉटर ही था। तो वे इनका कह सकते हैं कि जो ग्रैंडफादर का जो घर था वह कहाँ पे था, तो दिल्ली में ही था, यानी मैटरनल ग्रैंडफादर का घर। तो इसमें इंपॉर्टेंट रूलर में आइएगा पृथ्वीराज चौहान II। इनका दरअसल पृथ्वीराज चौहान I नहीं था, इनका नाम पृथ्वीराज चौहान II था। इनके द्वारा 2 बैटल सबसे इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 AD। देखिए फर्स्ट बैटल तराइन 1191 AD पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनी के बीच हुआ। इसमें हुआ क्या कि पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, विक्ट्री हुआ, और मोहम्मद गजनी डिफीटेड हो गए। पृथ्वीराज चौहान के जो मिनिस्टर थे वही इसको डिफीटेड कर दिए। उसको मालूम नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान इतने पावरफुल है। फिर क्या करता है, मोहम्मद गजनी यहाँ से रिटर्न चला जाता है, और रिटर्न जाने के बाद वह फिर से जोर शोर से तैयारी करता है, और पृथ्वीराज चौहान इस सोच में पड़ जाता है कि फिर वह हार गया तो फिर हमारे पास थोड़े आएगा। इसके बाद क्या होता है कि फिर पृथ्वीराज चौहान चुपचाप बैठ जाते हैं और मोहम्मद गजनी बहुत जोर शोर से तैयारी करता है। जोर शोर से तैयारी करने के बाद होता क्या है कि मोहम्मद गजनी फिर से अटैक करता है 1192 में, और इस बार होता क्या है कि पृथ्वीराज चौहान के पास कोई तैयारी नहीं रहता है और वे इस वार में डिफीटेड हो जाते हैं। इस वार में डिफीटेड होता है, मोहम्मद गजनी इनको पकड़कर अपने दरबार में ले जाते हैं और इनकी दोनों आँख निकलवा दिया जाता है। इस तरह से एक स्टोरी भी प्रचलित है। अब चलिए देखिए, अब आएंगे नेक्स्ट में सोलंकी। तब याद रखिएगा सोलंकी, इनका रीजन कहाँ था, तो कठियरबाग था। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको चालुक्य कहा जाता है। इनके द्वारा क्या बिल्ड करवाया गया, तो दिलवारा टेम्पल। दिलवारा टेम्पल कहाँ पे था, तो माउंट आबू में है। याद रखिएगा माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है, और दिलवारा टेम्पल जैनिज्म के लिए यानी जैन रिलीजन के लिए फेमस है। और इन्हीं के द्वारा एक और टेम्पल बनाया गया सन टेम्पल, वह मोढेरा में। तो याद रख सकते हैं कि आर्किटेक्चर के सेक्टर में भी सोलंकी काफ़ी अच्छे थे, और इनके द्वारा 2 फेमस आर्किटेक्ट हैं। पहला दिलवारा टेम्पल फर्स्ट, और सेकेंड में सन टेम्पल। तो दिलवारा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान और सन टेम्पल मोढेरा। अब आते हैं परवार्स, इनका रीजन क्या था, तो इनका रीजन था मालवा जो दक्कन प्लेटू का नाम सुने होंगे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब का जो रीजन पड़ता है यही मालवा रीजन था। इनके द्वारा बिल्ड क्या किया गया, तो नीलकंठेश्वर टेम्पल जो उदयपुर राजस्थान में पड़ता है, यह टेम्पल इन्हीं के द्वारा बिल्ड किया गया।
उसके बाद अब आते हैं द पाल। पाल डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम क्या था? गोपाला था। पाल डायनेस्टी में जो सबसे फेमस रूलर हुए उनका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल काफ़ी फेमस और वॉरियर थे। इन्होंने कन्नौज के रीजन को कॉन्क्यूरेट किए यानी विक्ट्री किए और वहाँ रूल किए। और पाल डायनेस्टी को जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड किए वह धर्मपाल किए। और पाल डायनेस्टी का जो मेन रीजन था वह वेस्ट बंगाल रीजन था। इनके द्वारा एक यूनिवर्सिटी बनाया गया जिस यूनिवर्सिटी का नाम था विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो भागलपुर के रीजन में पड़ता है। उस समय मगध महाजन पद में आता था। भारत इंडिया 16 महाजन पद में डिवाइडेड था। अब आते हैं गढ़वाल। गढ़वाल का फेमस रीजन क्या था? कन्नौज था। और इनके इम्पोर्टेंट रूलर का नाम जयचंद था। तो याद रख सकते हैं गढ़वाल की इम्पोर्टेंट रूलर जयचंद था। और इनके साथ एक बैटल हुआ जो बैटल ऑफ चंदावर कहा जाता है 1194 में इनके बीच, तो जयचंद के बीच और एमडी घोरी के बीच, मोहम्मद घोरी के बीच। इसमें क्या होता है? जयचंद डिफेटिव हो जाते हैं और मोहम्मद घोरी विक्ट्री हो जाते हैं। मोहम्मद घोरी जैसे ही विक्ट्री होता है उसी समय से इंडिया में मुस्लिम रूल शुरू हो जाता है। और क्या होता है? जयचंद जैसे ही डिफेटेड होते हैं। और इसका भी सबसे बड़ा रीजन रहता है कि जो भी राजपूत पीरियड राजपूत किंगडम रहता है वे कभी भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, वे सिर्फ आपस में लड़ते रहते हैं। और इसका फायदा कौन उठाता है? तो मोहम्मद घोरी उठाता है। और देखिए इस मोहम्मद घोरी जैसे ही वे डिफीटेड होते हैं तो वे क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। अब आते हैं चंदेल्स। तो देखिएगा चंदेल्स का कैपिटल कहाँ था? तो खजुराहो था। और इनका रीजन क्या था? तो बुंदेलखंड, जो यूपी में पड़ता है। इनके द्वारा क्या बनवाया गया? तो खजुराहो टेम्पल बनवाया गया जो काफ़ी फेमस है। अब आते हैं त्रिपटी स्ट्रगल। तब देखिएगा कि त्रिपटी स्ट्रगल क्या था? तो देखिए यह कन्नौज रीजन के लिए यह स्ट्रगल किया गया था। पहला प्रतिहार, यह गुजरात का क्षेत्र था। दूसरा राष्ट्रकूट और उसके बाद था पाल, जो बंगाल का क्षेत्र था। वे सभी कन्नौज के लिए क्या करते थे? लड़ते थे। कन्नौज क्या था कि एक फर्टिलिटी लैंड था और उस समय यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता था और इस रीजन से काफ़ी टैक्स होता था। तो उस समय अधिकतर जो लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम था वह एग्रीकल्चर ही था। तो तीनों डायनेस्टी चाहते थे कि यह बीच का रीजन हम कैप्चर कर लें, ठीक। लेकिन मेनली कौन कैप्चर करते हैं? तो पाल, क्योंकि पाल सबसे पावरफुल रहते हैं और प्रतिहार और राष्ट्रकूट को डिफेटेड कर और इस रीजन को क्या कर लेते हैं? कैप्चर कर लेते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर क्या हुआ? आज फिनिश्ड हुआ। फिर आप लोग इस चैप्टर फिनिश्ड हुआ, फिर नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। दैट्स ऑल।